नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं शबाब। दिन भर क्या घटा प्रदेश में खास, हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुप्रीम कोर्ट की बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां पर वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में दिन भर गहमा गहमी रही। सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के चर्चा हो रही थी और इस चर्चा के बाद 5 मई की अगली तारीख लगा दी गई है। अब 5 मई को अगली सुनवाई होगी। तारीखों तक सरकार को जवाब देना है। सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। 7 दिन के भीतर सरकार जवाब देगी। सीजेआई ने यह बात कही और जब सरकार अपने जवाब दाखिल कर देगी उसके बाद 5 दिन का समय याचिकाकर्ताओं को मिलेगा। अभी वक्फ बोर्ड काउंसिल में कोई नियुक्ति नहीं होगी। रजिस्टर्ड वक्फ बाय यूजर संपत्ति डी नोटिफाई नहीं मानी जाएगी। इसके साथ ही साथ रजिस्टर्ड संपत्ति पहले की तरह बनी रहेंगी। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर चर्चा हुई और आज पूरा दिन बड़ा गहमा गहमी का रहा। 75 याचिकाएं इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंची थी और सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में सुनवाई करते हुए 5 मई की तारीख लगा दी है। संभव हमारे साथ हमारे सहयोगी इस खबर पर दिल्ली से सीधे जुड़ गए। संभव, क्या कुछ रहा सुप्रीम कोर्ट में आज? जी बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई, दूसरे दिन की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। और अगर इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स की बात करूं तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण बात जो कही वो यह कही कि यथास्थिति बनी रहनी चाहिए ताकि सभी पक्षों के अधिकार सुरक्षित रहें। और इसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार से का जो आश्वासन था वो दर्ज किया, ऑन रिकॉर्ड किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे थे। उन्होंने कहा कि अगली सुनवाई तक राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ ट्रिब्यूनल जो काउंसिल है, परिषद है, उसमें कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। ये एक महत्वपूर्ण बात सॉलिसिटर जनरल ने कही, जिसको यहाँ पर जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिकॉर्ड कर लिया। इसके साथ साथ यह भी स्पष्ट किया गया कि कोई भी पहले से जो पंजीकृत वक्फ संपत्ति है, चाहे वो अधिसूचना हो या फिर गजट के माध्यम से घोषित की गई हो, उनको डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ कोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और वक्फ काउंसिल्स को 7 दिन के अंदर एक एफिडेविट फाइल करने को कहा है, हलफनामा फाइल करने को कहा है। और उसके बाद 5 दिन का समय याचिकाकर्ताओं को दिया है कि वो अपना जवाब दाखिल करें। साथ ही साथ कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 5 मई को करेगा। इसके साथ साथ कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि 70 से ज्यादा पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लग चुकी थी और लगातार लगाई जा रही थी, हियरिंग चल रही थी। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई सी आप 5 पिटीशन चुन लीजिए। 5 पिटीशन, बाकी पिटीशन को या तो हम डिसमिस कर देंगे या आप अपने आप ही विड्रॉ कर लीजिए। कोई सी 5 पिटीशन चुन लीजिए, उस पर हम सुनवाई कर लेंगे। तो ये महत्वपूर्ण पहलू सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में आज रहे। आज की सुनवाई लगभग एक आधे घंटे या 45 मिनट के आसपास रही। कल की सुनवाई तो बहुत महत्वपूर्ण थी। 2 घंटे तक सभी पक्षों को लगभग सुप्रीम कोर्ट ने सुना। स्टार्टिंग हुई सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के द्वारा। उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पर स्टे लगाने की बात कही कि जो वक्फ कानून है स्टे लगा दिया जाए। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो केंद्र सरकार का पक्ष रखने के लिए खड़े हुए, उनसे तमाम सवाल जवाब केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट ने किए। केंद्र सरकार से कई सवाल जवाब किए। केंद्र सरकार ने कुछ समय मांगा था। कल भी, आज भी शुरुआती आर्गुमेंट में जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपनी बात रख रहे थे तब उन्होंने समय मांगा था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते का समय दिया है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या केंद्र सरकार की तरफ से अपना रुख रखा जाता है, क्या केंद्र सरकार अपना पक्ष रखती है, रिकॉर्ड पे पक्ष रखती है। सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई बड़ी बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है संभव, आप नजर बनाए रखिएगा। खबर पर आगे जो अपडेट्स रहेंगे फिर आपके पास लौटेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर उत्तर प्रदेश से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों की मदद के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन को बेहतर करने के लिए कदम उठाया है। बच्चों की सुरक्षा पर राज्य सरकार का बड़ा कदम है। चाइल्ड हेल्पलाइन को और सशक्त बनाने के लिए योगी सरकार आगे बढ़ी है।
विमेन एंड चाइल्ड हेल्पलाइन में स्टाफ बढ़ाया जाएगा, इसका प्रस्ताव आया है। जिलों की यूनिट्स में भी स्टाफ बढ़ाने का प्रस्ताव है। रेलवे बस स्टेशनों पर हेल्पलाइन डेस्क बढ़ाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। चाइल्ड हेल्पलाइन को और सशक्त बनाने के लिए योगी सरकार कदम उठा रही है। जिलों में भी यूनिट्स में स्टाफ बढ़ाया जाएगा, इसका प्रपोजल रखा गया है। इसके साथ ही साथ विमेन एंड चाइल्ड हेल्पलाइन में स्टाफ बढ़ाने के प्रस्ताव को रखा गया। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। रेलवे बस स्टेशनों पर हेल्पलाइन डेस्क भी बढ़ाई जाएगी। बेसिकली विमेन एंड चाइल्ड हेल्पलाइन जो है वो बड़ी मददगार साबित होती है लावारिस और गुमशुदा हुए बच्चों के लिए। अमूमन रेलवे स्टेशन या बस अड्डों पर जो लोग लावारिस हालत में पाए जाते हैं उनको इन्हीं चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन में लेकर आया जाता है और उसी के लिए तमाम प्रपोजल आए हैं स्टाफ बढ़ाने को लेकर। निकिता हमारे साथ हमारी सहयोगी इसी खबर पर सीधे जुड़ गई हैं। निकिता, अच्छा कदम है, बेहतर कदम है सरकार का, क्या कुछ जानकारी है? निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिसमें चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ विमेन एंड चाइल्ड हेल्पलाइन डेस्क को और सशक्त करने की तैयारी चल रही है। और इसके अंतर्गत डेस्क पर काम करने वाले स्टाफ की जो संख्या है उसमें इजाफा भी किया जाएगा और जिलों में जो संचालित होने वाले चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट्स में भी जो स्टाफ है उसमें वृद्धि किए जाने की योजना बनाई जा रही है। इसके साथ ही रेलवे और बस स्टेशन पर चाइल्ड हेल्पलाइन डेस्क की संख्या को भी अब बढ़ाया जाएगा और योगी सरकार ने इस पहल से राज्य में जो बच्चों की सुरक्षा है और संरक्षण है उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि जरूर होगी और इससे न केवल हेल्पलाइन तक पहुंच बढ़ेगी बल्कि समाज में बच्चों और अधिकारियों को जो सुरक्षा है उसके प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। तो फिलहाल विमेन चाइल्ड डेस्क के कंट्रोल रूम में कॉल्स की संख्या बढ़ाने के मद्देनजर सरकार ने यहाँ पर 5 अतिरिक्त जो कॉल टेकर नियुक्त है वो करने का प्रस्ताव किया है। तो फिलहाल ये एक अच्छी पहल जहाँ पर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को सशक्त योगी सरकार बूथ जहाँ स्टाफ बढ़ाने का भी प्रस्ताव है जिसको मंजूरी मिली। निकिता, इसको उस खबर से भी जोड़कर देखा जाए जिसमें कुछ दिन पहले एक अनाथ आश्रम में फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए थे बच्चे, कई बच्चों की उसमें मौत भी हो गई थी। तब ये बात निकल कर आई थी कि स्टाफ की कमी और तमाम दूसरी चीज़ें जो हैं वो रहती हैं जिस वजह से देखभाल सही नहीं हो पाती। सरकार ने उसी तमाम चीज़ों का ध्यान किया और उन तमाम चीज़ों के बाद ये बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर सरकार हमेशा से कड़ियां कहीं ना कहीं जोड़ती जरूर नजर आई है और चाहे वो बच्चे हों चाहे वो महिलाएं हों उनका उद्धार करने के लिए सरकार तत्पर प्रयास करती है। और इसी बीच में यहाँ पर जिस तरीके से जो लावारिस बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म मिल सके, जिलों में संचालित चाइल्ड हेल्पलाइन जो हेल्पलाइन यूनिट है उसके स्टाफ में भी अब इजाफा किया जाएगा। वृद्ध किए गए उसमें जो योजना है वो भी बनाई गई है। इससे पहले आप बता दूं कि इस वर्ष रेलवे और साथ ही साथ बस स्टेशन पर जो चाइल्ड हेल्पलाइन डेस्क की संख्या को भी बढ़ाने की प्रॉपर तैयारी चल रही है। कहीं ना कहीं ये एक फिर से अच्छा कदम उन तमाम बच्चे और महिलाओं के लिए, तो रोजगार के साथ साथ जो भलाई है उन दोनों का काम यहाँ करती नजर आ रही है सरकार। और हमेशा प्रयास सरकार का यही रहता है कि सबका साथ सबका विकास सबकी भलाई के साथ आगे बढ़े। ठीक है, आप नजर बना रखिए निकिता, आगे भी खबर पर जो अपडेट्स रहेंगे फिर आपके पास लौटेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। जालौन से खबर आपको बताने जा रहे हैं जहां पर इंडिया न्यूज़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। कल हमने आपको दिखाया था कि किस तरह एक डॉक्टर एक बच्चे को सिगरेट पिला रहा है। इस मामले में मासूम बच्चे को सिगरेट पिलाने के मामले में डिप्टी सीएम के निर्देश के बाद FIR दर्ज हुई है और इंडिया न्यूज़ ने इस खबर को प्राथमिकता से दिखाया। इसके बाद उस डॉक्टर पर एक्शन लिया गया है जिसने उस मासूम बच्चे को सिगरेट पिलाने का काम किया था। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर जालौन से, जहां पर मासूम बच्चे को सिगरेट पिलाने के मामले में डॉक्टर पर FIR हुई है। बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। इंडिया न्यूज़ ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था
हमने आपको दिखाया था कि किस तरह एक 4 साल के बच्चे को एक डॉक्टर सिगरेट पिला रहा है, और जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उसके बाद डिप्टी सीएम की तरफ से सख्ती बरती गई और डिप्टी सीएम ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए। उनके निर्देश पर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। तो जालौन से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर जालौन से। आशीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी जालौन से सीधे जुड़ गए हैं। आशीष, आपकी खबर का बड़ा असर हुआ है, सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई खबर थी, क्या अपडेट है, कैसे एक्शन होने जा रहा है डॉक्टर पर? बिल्कुल, आपको बता दें ये बड़ा अपडेट है। इंडिया न्यूज खबर का एक बड़ा असर हुआ है, जहां पर एक डॉक्टर की नाबालिग को सिगरेट पिलाते हुए एक वीडियो जो है वायरल हुआ था। उसके बाद इस खबर को मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के द्वारा इस खबर को संज्ञान में लिया गया और इस पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। आपको बता दें डिप्टी सीएम ने साफ तौर पर इस डॉक्टर के ऊपर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए, इसके अलावा इसको बर्खास्तगी के निर्देश दिए हैं। आज आपको बता दें इसको लेकर के पीड़ित परिवार की जांच के उपरांत एक डॉक्टर ने तहरीर दी है। इसके बाद आरोपी डॉक्टर के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और बर्खास्तगी के जो निर्देश है वो शासन को भेज दिए गए। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इंडियन न्यूज की एक बड़ी खबर, इंडियन न्यूज की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। जी जवाब। बर्खास्तगी के अलावा भी आशीष कोई एक्शन होगा इन पर? बिल्कुल, निश्चित तौर पर बर्खास्तगी के अलावा इनका साफ तौर पर इनके खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज कर दिया गया है और जांच पड़ताल जारी है। मामला संगीन है, बाल अपराध से है, मामला जो है वो जुड़ा हुआ है। निश्चित तौर पर इसमें गिरफ्तारी भी संभव है और आगे देखने वाली बात होगी कि जांच पड़ताल के बाद इसके खिलाफ क्या कार्रवाई। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। जी शबाब। कब तक इनकी गिरफ्तारी हो सकती है आशीष? अब गिरफ्तारी की बात करें तो मुकदमा जो है दर्ज कर लिया गया है और विवेचना जो है वो ला दी गई है। इसके अलावा विधिक सलाह के आधार पर जो भी धाराएं हैं, जो भी उनके अंदर गिरफ्तारी है, संभवतः जल्द ही अभी हालांकि मुकदमा दर्ज करने की कंफर्मेशन अपर पुलिस अधीक्षक से मिल चुकी है, लेकिन गिरफ्तारी की बात कहें तो कब तक संभव है ये अभी अधिकारी ने क्लियर नहीं किया, लेकिन जल्द ही की गिरफ्तारी होगी। जी ठीक है आशीष, बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। आप नज़र बना रखिए हमारे सहयोगी आशीष शिवहरे, जिन्होंने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और इंडिया न्यूज़ की खबर का बड़ा असर हुआ है और एफआईआर कर ली गई है, दर्ज कर ली गई है और बर्खास्तगी के आदेश। अगली खबर आपको नोएडा से बताएंगे, जहां पर उन्नति फॉर्च्यून बिल्डर के ठिकानों पर छापेमारी की गई। आज उन्नति फॉर्च्यून बिल्डर पर ईडी का छापा पड़ा। उन्नति फॉर्च्यून अपार्टमेंट में ईडी की टीम पहुंची। बिल्डर अनिल मिठास को भी ईडी ने गिरफ्तार किया है। करीबन 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ये छापेमारी की जा रही है। कई अहम दस्तावेज ईडी ने जब्त किए हैं। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। उन्नति फॉर्च्यून बिल्डिंग है जहां पर ईडी आज पहुंची और छापेमारी हुई। जो बिल्डर हैं अनिल मिठास, उनको भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। कई अहम दस्तावेज ईडी की टीम ने जब्त किए हैं। लगभग 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बताया जा रहा है। तो नोएडा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्नति फॉर्च्यून बिल्डर के ठिकानों पर छापेमारी मारी गई है। नोएडा से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर उन्नति बिल्डर्स की अपार्टमेंट पर आज ईडी की टीम ने छापे मारे हैं और बताया जा रहा है कि करीबन 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला इससे जुड़ा हुआ है। जो बिल्डर हैं अनिल मिठास, उनको भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल तमाम दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं, जांच पड़ताल की जा रही है। महेंद्र हमारे सहयोगी एक बार फिर जुड़ चुके हैं। महेंद्र, आज ईडी की छापेमारी किस तरह देखी जाए, क्या कुछ दस्तावेज जब्त हुए, क्या कुछ पूरा मामला था? लगातार देख रहे कि किस तरीके से जो उन्नति बिल्डर के डायरेक्टर थे अनिल मिठास, उन्होंने जो लोगों का पैसा था 500 करोड़ रुपए था जो कि 2200 फ्लैट में लगाने थे, वो कहीं और लगा दी। ऐसे में बार बार शिकायत मिल रही थी कि अनिल मिठास जो है मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस में भी उनका नाम शामिल है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 2200 फ्लैट थे जो बाहर से उन्होंने पैसा दिया था 500 करोड़, उसमें से तकरीबन 200 करोड़ के आसपास उन्होंने वो पैसा बाहर भेजा, गलत तरीके से और इन्वेस्टमेंट के नाम पर।
ऐसे में पहली बार नहीं है कि अनिल मिठास जैसे जो बड़े बिल्डर कर रहे हैं। तो सुबह से ही ईडी ने छापेमारी की थी, जहां लखनऊ से जो है अनिल मिठास को गिरफ्तार किया गया। उसके साथ साथ जो और उसके कर्मचारी हैं और जो उसके डायरेक्टर हैं और जो तमाम पद अधिकारी हैं, उनसे भी पूछताछ चल रही है। और नोएडा के सेक्टर 119 में जो उन्नति सोसाइटी है, वहां पर भी पुलिस की पूरी जो अधिकारी की टीम है, उसके साथ जो सीआईएसएफ की टीम है, उसने पूरी बिल्डिंग को एक तरीके से चारों तरफ से घेर लिया था, क्योंकि वहाँ लोग रह रहे थे। और ऐसे में जो मेंटेनेंस रूम होता है, जो इनका खुद का दफ्तर होता है, वहाँ लगातार ईडी मॉनिटरिंग कर रही थी और ये जानने की कोशिश कर रही थी कि किस तरीके से जो 500 करोड़ है उन्होंने कैसे हवाले में तब्दील किया, यानी कि कैसे मनी लॉन्ड्री में तब्दील किया। क्योंकि आपको पता ही है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ऐसे तमाम बिल्डर्स हैं जो आम जनता का जो पैसा होता है वो कहीं ना कहीं दूसरे प्रोजेक्ट में लगाते हैं, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में तब्दील करते हैं। और ये पहली बार नहीं है, ईडी ने इससे पहले भी कई ऐसे बिल्डर हैं जिनके ऊपर जांच बिठाई थी और कहीं ना कहीं उनके पास से अकूट संपत्ति का ब्यौरा मिला था। इससे पहले हमने देखा था किस तरीके से जो 20 बिल्डर था, उसके पास तकरीबन 30-40 करोड़ के आसपास का जो कैश था वो मिला था और बेशकीमती ज्वेलरी मिली थी। कैसे ये लोगों से पैसा लेते हैं एक प्रोजेक्ट के नाम पर, और फिर पहला प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता, वो पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में लगा देते हैं और दूसरे से फिर तीसरे, यानी कि जो पैसा होता है, कैश पैसा होता है, उसको चारों तरफ ये घुमाते रहते हैं ताकि जो पैसा है इन्वेस्टर का वो घूमता रहे और कहीं ना कहीं डायरेक्टली इन बिल्डर्स को, तमाम अधिकारियों को फायदा हो। और पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी कई नोएडा, ग्रेटर नोएडा के कई जो नामचीन बिल्डर्स हैं वो इसी तरह की घोटालेबाजी करते हैं, इन्वेस्टर से पैसा ले लेते हैं प्रोजेक्ट के नाम पर, लोग लुभावने वादे के नाम पर कि हम आपको इस जगह पर जो मकान है खड़ा करके देंगे, इस तरह की आपको सुविधा देंगे। मगर जब बारी आती है रजिस्ट्री की, जब बारी आती है मकान लेने की, तो वहाँ पे एक हिट नहीं रखी रहती और ऐसे में जो बायर्स होता है अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। तो कह सकते हैं ईडी की इस कार्रवाई में कहीं ना कहीं जो तमाम और बिल्डर होंगे, जो डकैत मैं कह सकता हूँ, जो डकैत बिल्डर्स होंगे, उन पे कहीं ना कहीं एक डर बैठेगा कि हमें आगे ऐसा नहीं करना कि जो भोली भाली जनता है उसका पैसा डका जाए या उनका पैसा किसी। चलिए, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, आप नज़र बना रखिए। मेरठ से आपको अगली खबर बताने जा रहे हैं, जहां पर एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। अभी सौरभ की हत्या का मामला खत्म भी नहीं हुआ था। एक पत्नी ने अपने पति की हत्या की, हत्या करने के बाद उसको 10 बार सांप से डसवाया, बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मर्डर किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये बड़ी खबर है। एक महिला ने अपने पति की हत्या का प्लान बनाया और उसको 10 बार एक जहरीले सांप से कटाया। हालांकि जब उस युवक का पोस्टमार्टम कराया गया तो उसने गला घोंटकर हत्या करने की बात कही गई। पुलिस ने जब इस मामले में उसकी पत्नी से सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गई और उसने सच कबूल लिया। बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर मेरठ से, जहां पर पति पत्नी और वो का एक मामला सामने आया। महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या का पूरा ये चक्रव्यूह रचा। पंकज हमारे सहयोगी मेरठ से सीधे जुड़ गए। पंकज, ये मेरठ को क्या हो गया है? सौरभ के बाद दूसरा ये मामला आया है और हत्या करने का इरादा और हत्या करने की तरकीब जो है वो अपने आप में बड़ी दिलचस्प है। जी बिल्कुल। अभी लोग मुस्कान द्वारा जो अपने पति की हत्या की गई थी और उसके जो बॉडी ड्रम में डाल दी गई थी, लोग अभी इस चीज को नहीं भूल पाए थे। लेकिन एक मामला मेरठ में आया। मेरठ के थाना बैसुमा में जो पत्नी ने पहले अपने जो पति है प्रेमी के साथ मिलकर उसका गला दबाया और गला दबाने के बाद उसको एक खाट पर डाल दिया और 1000 रुपए में सांप खरीद के लाए और वो उसकी बॉडी पर डाल दिया, क्योंकि लोगों को शक ना हो कि जो गला दबाकर जो है पति की हत्या की गई है प्रेमी के साथ। उस चीज के बाद यानी कि जब सुबह हुई तो पत्नी ने शोर मचाया कि पति को सांप ने काट दिया। आस पड़ोस के जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद कुछ लोगों ने विरोध किया कि इसको सांप ने नहीं काटा, इसकी मौत क्योंकि गला दबाने से हुई है, क्योंकि उसके गले पे निशान थे, मुंह पे निशान थे। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची। पहुंचने के बाद जो अमित है मरसक, उसकी बॉडी को पीएम के लिए भेजा गया और उसकी जो है कल पीएम की रिपोर्ट आई, जिसमें उसकी जो मौत है गला दबाने से यानी कि दम घुटने से हुई। उसके बाद जो पत्नी है रबीता, उससे पुलिस ने पूछताछ की और पूछताछ में जो रबीता है उसने बताया कि मेरे गांव के रहने वाले अमरदीप से पिछले 1.5 साल से अफेयर चल रहा है, उसी के साथ मिलकर अमित की हत्या की गई है। जी
पुलिस क्या कर रही है इस पूरे मामले में? हालांकि इसमें जो रविता है उसका जो प्रेमी है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको आज कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। जी ठीक है, आप नज़र बना रखिए। खबर पर आगे जो अपडेट्स होंगे फिर लौटेंगे आपके पास, लेकिन बेहद आश्चर्यचकित करने वाला मामला है। हमीरपुर से अगली खबर आपको बताएंगे, जहां पर बहू का अपने ससुराल में विवाद हुआ और बहू अब नीले ड्रम की धमकी दे रही है। पत्नी ने पति को धमकी दी है, कहा है नीले ड्रम में भरकर सीमेंट डाल दूंगी। फिलहाल ससुर ने बहू के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है। बताया ये भी जा रहा है कि परिजनों के साथ बहू ने मारपीट भी की। हमीरपुर से ये वाकया सामने आया है। ससुरालियों से लड़ाई झगड़ा हुआ, आपसी विवाद हुआ और उसके बाद अब मेरठ में जो सौरभ की हत्या हुई, जिस तरह से उसकी पत्नी मुस्कान ने हत्या की, हत्या के बाद नीले ड्रम में उसे डालकर सीमेंट घोलकर डाल दी। अब ये मामला एक उदाहरण बन गया है। जहां झगड़े हो रहे हैं वहां पत्नियां धमकी दे रही हैं। ये हमीरपुर का मंजर है, जहां पर एक पत्नी अपने पति को ये धमकी दे रही है, नीले ड्रम में डालकर सीमेंट भर दूंगी। वीर हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमीरपुर से जुड़ गए हैं। वीर, बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला मामला है कि अब मेरठ की घटना का लोग उदाहरण दे रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा करोगे या हमें मारोगे तो नीला ड्रम तैयार है। क्या है ये पूरी घटना? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मेरठ में सौरभ हत्याकांड के बाद ज्यादातर पत्नियों ने नीले ड्रम को अपने पतियों को धमकाने के लिए एक हथियार से बना लिया है। वहीं जो पति हैं वो भी लगातार नीले ड्रम से खौफ में बने हुए हैं। ताजा मामला सामने आया है हमीरपुर जनपद के कोतवाली कस्बा राज से, जहां पति पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद हुआ और जब विवाद गहरा गया तो जो परिजन थे उन्होंने दोनों को बीच समझौता कराने का प्रयास किया, लेकिन गुस्साई पत्नी ने पति सहित परिजनों के साथ मारपीट कर दी और वहीं अपने पति को मारकर नीले ड्रम में भरकर सीमेंट डालने की धमकी पे डाली। वहीं जो पत्नी के ससुर थे उन्होंने पूरे मामले की कोतवाली में आकर तहरीर दी है और अपनी बहू के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मौके पर जाकर पत्नी से मिलकर उसका भी पक्ष जानने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर फिलहाल पत्नी नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि पत्नी अपने रिश्तेदारों के यहाँ चली गई है। वहीं पुलिस लगातार पत्नी की तलाश में है कि पत्नी मिले और वो भी अपना पक्ष बताए। जी ठीक है, आप नज़र बना रखिए। खबर पर आगे जो भी अपडेट्स होंगे फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ ही इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।